जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं विद्युत मोटर कि विद्युत मोटर कैसे काम करता है। ठीक है, आज हम लोग इसी क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं और ये हाई स्कूल में 7 नंबर का पूछता है, कहीं मत जाइएगा। आज हम आप लोगों को एनिमेशन के द्वारा बताएंगे कि विद्युत मोटर किस तरह से काम करता है और एक एक 3D चित्र हम उसमें दिखाएंगे आप लोगों को। तो देख लीजिए, यानी पहले नंबर तो ये देख लीजिए, यही है हमारा विद्युत मोटर का चित्र। ठीक है, अब इसमें लेना क्या है, यानी 2 चुंबक लेना है, एक कुंडली लेनी है जो आर्मेचर होती है। अब उसमें क्या लेना है, एक बैटरी लेनी होती है, विभक्त वलय होगा, ब्रूस होगा, यही सब चीज़ें हमें उसमें लेना है। ठीक है, तो एक चीज़ देख लीजिए कि ये काम कैसे करता है, चित्र इसका देख लीजिए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये विद्युत मोटर कौन सा यंत्र है, यानी ये यंत्र कैसा है। तो जाहिर सी बात है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। किस में बदलने का कार्य करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। ठीक है, अब एक चीज और जान लीजिए, क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि विद्युत मोटर जो होता है वह किस ऊर्जा को किस में बदलने का काम करती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। ठीक, अब देखते हैं हम इसका सिद्धांत, यानी जो इसका सिद्धांत है ये किस सिद्धांत पर काम करता है। सबका एक सिद्धांत होता है, तो ये भी इसका भी एक सिद्धांत है, तो वो देख लिया जाए। तो देख लीजिए, यानी यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, यानी जब किसी कुंडली को यानी कुंडली, ठीक, यानी जो आर्मेचर है, यानी जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर यानी दोनों साइड में चुंबक हो और बीच में कुंडली हो, तो दोनों साइड में चुंबक होता तो बीच वाला जो हो चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो वही कहा है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। यानी जब उस चुंबकीय क्षेत्र में उस कुंडली को हमने रख दिया और रखने के बाद धारा प्रवाहित कर दिया, तो जाहिर सी बात है जब धारा प्रवाहित करेंगे हम तो उस कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। बलयुग्म यानी बल वाला काम करने लगता है, घुमाने का प्रयास करने लगता है। तो वही कहा है कि कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। तो यह बलयुग्म, यानी जब वो बलयुग्म कार्य करने लगता है तो यह बलयुग्म कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करती है। यानी जब कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है तो उस कुंडली को उसकी ही अक्ष पर घुमाने का प्रयास करने लगती है। ठीक, अब जब घुमाने का प्रयास करेगी तो किस दिशा में घुमाने का प्रयास करेगी, तो ये हम जानेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा कि ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से किस दिशा में वह कुंडली घूमने का प्रयास करेगी। तो यही दिया है, देख लीजिए, प्रयास करता है जिसकी दिशा, यानी जो कुंडली की दिशा होगी, यानी जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित होती है। यानी कुंडली की जो दिशा होगी वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के द्वारा निर्धारित हम करेंगे कि वह कुंडली किस दिशा में घूमने चालू करेगी। अब जब कुंडली की दिशा पता चल गई तो कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। तब कुंडली क्या होगी, अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। और जब कुंडली स्वतंत्र हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि कुंडली क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी। ठीक है, ये हमारा सिद्धांत हो गया। इस तरह नहीं समझा, तो कुंडली को हम दिखा दे रहे हैं एनिमेशन द्वारा। देख लीजिए किस तरह से कुंडली अपनी अक्ष पर, उसमें हम धारा प्रवाहित करें तो किस तरह से घूमने का प्रयास करती है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वाला देखते हैं, विद्युत मोटर की संरचना किस तरह से वो बनाई गई है संरचना। ठीक है, तो दिया है विद्युत मोटर की संरचना में हम क्या लिखेंगे। ठीक,
पहला भाग यानी इसमें 4 भाग हैं, कौन कौन से, यानी ये तीसरा का भाग है, ठीक है, एक और भाग है ब्रूस। 4 भाग में हम जानेंगे कि विद्युत मोटर किस तरह से बनाया गया है, और जिस तरह से बनाया गया है उसी में हम उसी का संरचना लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बनाया गया है। पहला नंबर क्षेत्र चुंबक होना चाहिए, यानी 2 चुंबक। संरचना में हम पहला जो लिखेंगे वह 2 चुंबक लगाए हैं, वो काम क्या करता है उसके बारे में लिखेंगे। तो भाई वो काम क्या करता है, वो 2 प्रबल एक अस्थायी चुंबक है, यानी जो एक जगह चुंबक रखा गया है, क्या है, उस चुंबक को हमने एक जगह प्रबल यानी मजबूत है और अस्थाई है, कहीं हिलने वाला नहीं है, यानी एक जगह उसको रख दिया गया है। और इसका एक ध्रुव क्या है, N है, और दूसरा का ध्रुव क्या है, S है, ठीक। एक को हम उत्तरी ध्रुव और एक को दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया पहली संरचना, यानी क्षेत्र चुंबक वाला। देख लीजिए, क्षेत्र चुंबक यह एक प्रबल अस्थाई चुंबक है जिसके ध्रुव खंड N उत्तरी ध्रुव व S दक्षिणी ध्रुव है। हो गया, यानी एक हमने संरचना बता दिया। अब दूसरी संरचना देख लीजिए। दूसरी संरचना क्या है, दूसरी संरचना है आर्मेचर, यानी कुंडली। भाई आर्मेचर वही है, कुंडली ही। अब ये देखा जाए कि ये करता क्या है, यानी आर्मेचर को हम कहाँ रखे हैं, दोनों चुंबक के बीच में रखा गया है। देख लीजिए, दोनों चुंबक के बीच में आर्मेचर को रखा गया है, ठीक। और वह किस तरह से है, ठीक। अब देख लीजिए, इसमें आर्मेचर में क्या लिखना है, यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाला एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, यानी जो कुंडली होती है उस पे तांबे का तार लपेटा गया होता है। क्या लपेटा गया होता है, तांबे का तार। ये मेन पॉइंट है, ये इसको मत भूलिएगा। तांबे के तार को उस कुंडली पर अनेक फेरे लपेटे गए होते, वो भी पृथक करके, सटा करके नहीं, यानी थोड़ा सा स्पेस करके उसको क्या कर दिया गया, उस कुंडली पर यानी आर्मेचर पर हमने उसमें कई फेरे लपेट दिए हैं, ठीक है। अब लपेटने के बाद क्या होता था, उसका नाम, जो आर्मेचर का नाम है ABCD है, यानी ABCD आर्मेचर का नाम हो गया। जो आयताकार है, किस आकार का है, आयताकार है, ठीक। यहां तक हो गया। जो नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तार को पृथक करके लपेट कर बनाई जाती है, यानी जो कुंडली होती है वह कुंडली नर्म लोहे की क्रोड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नर्म लोहे की क्रोड की बनी होती है। और उसी नर्म लोहे की क्रोड पर हमने क्या कर दिया है, तांबे का तार कई फेरा लपेटा गया है। अब जब तांबे का तार उस नर्म लोहे की क्रोड पर हमने लपेट दिया है, यानी पृथक करके लपेटा गया है, यानी थोड़ा सा स्पेस करके हमने उसको क्या कर दिया, लपेट दिया गया। देख लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, यानी जब हमने उसमें लपेट दिया, यह कुंडली चुंबक के ध्रुव और यानी S के बीच घूमती है। यानी जब हमने उसको लपेट कर उस कुंडली को उस नर्म लोहे की चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, नर्म लोहे को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो ही कुंडली क्या करती है, घूमती है उसी में, ठीक। एक बार और देख लीजिए, यानी आर्मेचर का क्या लिखेंगे, भाई सही बात है, आर्मेचर क्या है, एक आयताकार एक कुंडली है। क्या है, एक ये आयताकार कुंडली है जो नर्म लोहे की बनी है। किसकी बनी है, जो नर्म लोहे की बनी है। अब नर्म लोहे की क्रोड की बनी है। अब उस नर्म लोहे की क्रोड पर हमने क्या कर दिया है, तांबे का तार लपेट दिया है। क्या लपेटा है, तांबे का तार लपेट दिया है, वो भी पृथक करके, थोड़ा सा स्पेस करके हमने उस तांबे के तार को उस नर्म लोहे की क्रोड पर क्या कर दिया, लपेट दिया। लपेटने के बाद क्या होता है, अब उस नर्म लोहे की क्रोड पर हमने चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर दिया, उस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। ये तो लिखना है आर्मेचर के बारे में, बस हो गया, ठीक। अब अगला देखते हैं, विभक्त वलय। ये विभक्त वलय क्या है, देख लीजिए, वहां पर विभक्त वलय दिख रहा होगा आपको, वही विभक्त वलय है, ठीक है। अब विभक्त वलय का काम क्या होता है, ये विभक्त वलय जो होता है, पहले नंबर तो ये जान लीजिए, विभक्त वलय, वलय मतलब रिंग टाइप, ठीक। अब क्या होगा, रिंग जानते हैं गोल होता है। अब विभक्त कर दीजिए, दोनों को बराबर भागों में क्या कर दीजिए, बांट दीजिए,
ठीक, तो विभक्त हो गया, वही तो है विभक्त वलय। अब इन दो विभक्त वलय यानी एक आधा खंड आ गया, एक आधा खंड, दो खंड हमको मिल गए। उन दोनों खंडों को हम क्या करेंगे, उस आर्मेचर की कुंडली जो आयताकार से इस तरह से ऐसे करके आगे दो निकली होती है, उसी में उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा, जब जाहिर सी बात है कि कुंडली जब घूमेगी तो विभक्त वलय भी घूमेगा कि नहीं, बिल्कुल घूमेगा, क्योंकि विभक्त वलय के ही साथ वह आर्मेचर भी घूमेगा और आर्मेचर के साथ विभक्त वलय भी घूमेगा। देख लीजिए, यही लिखना है। यानी यह वलय जो होता है, जो विभक्त वलय होता है, वह पीतल का एक वृत्ताकार छल्ला होता है। यानी जो विभक्त वलय बना होता है वह पीतल का बना होता है और यह वृत्ताकार छल्ला होता है। क्या होता है, वृत्ताकार छल्ला होता है, जो दो बराबर भागों में बटा होता है, जो दो बराबर भागों में बटा होता है भाइयों। वे दोनों भाग यानी जो दोनों छल्ले हैं वो दोनों भाग एक दूसरे से अलग रहते हैं, सटे नहीं रहते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं। वहां पर देखिए अलग है कि नहीं, ठीक, तो वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। तथा आर्मेचर की कुंडली के सिरे, जो आर्मेचर की कुंडली से दो सिरे निकले होते हैं, उन्हीं सिरों की बात की जा रही है। अब उन्हीं सिरों से क्या कर दिया जाता है, इन दोनों विभक्त वलय जो छल्ले होते हैं उनके सिरे F1 F2 से जोड़ दिया जाता है। यानी दोनों सिरों को हमने क्या कर दिया, उस विभक्त वलय से क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या हुआ कि वलय आर्मेचर की धुरादंड शाफ्ट से जुड़े रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं, क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, तथा आर्मेचर के साथ ये घूमते रहते हैं। यानी जब उससे जुड़ा रहेगा आर्मेचर से तो जाहिर सी बात है आर्मेचर घूमेगा तो विभक्त वलय भी घूमेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ब्रूस यानी जो विभक्त वलय जो होता है उसी से ब्रूस स्पर्श किया रहता है, ये विभक्त वलय से जुड़ा नहीं रहता है, स्पर्श किया रहता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ब्रूस का काम क्या होता है। ठीक है, देख लीजिए क्या होता है, तो देख लीजिए ब्रूस का काम क्या होता है। देख लीजिए, आपको ब्रूस दिख रहा होगा कि ब्रूस किस तरह से उसमें सटा हुआ है, यानी स्पर्श किया हुआ है, बस स्पर्श करता है, जुड़ा नहीं है। यानी वलय से ब्रूस जुड़ा नहीं है, बस स्पर्श कर रहा है। ठीक, अब ब्रूस का काम क्या होता है, यानी ब्रूस विभक्त वलय F1 व F2 धातु की बनी दो पत्तियों X व Y को स्पर्श करते हैं। यानी जो धातु की जो पत्तियां बनी है वलय वह X और Y को स्पर्श करती हैं। यानी X Y को स्पर्श करने का मतलब यह है कि जो ब्रूस है उसको स्पर्श करती हैं। ठीक, इन ब्रूसों का संबंध यानी अब स्पर्श विभक्त वलय से स्पर्श हमने किससे करा दिया, ब्रूस से करा दिया। अब जब ब्रूस से विभक्त वलय का स्पर्श करा दिया तो अब ब्रूस का जो संबंध होगा, यानी जो ब्रूस जुड़े रहेंगे, दो ब्रूस हैं, दोनों ब्रूस जिससे जुड़े रहेंगे, यानी इन ब्रूसों का संबंध दो संयोजक पेंचों से होता है। पेंच यानी इस तरह से ऐसे लगे होते हैं, दोनों ब्रूसों में ऐसे करके लगे होते हैं, देख लीजिए किनारे में ऐसे करके सटे हुए पेंचों से होता है। तथा इन पेंचों के बीच यानी तार भाई तार, ठीक है, इन पेंचों के बीच एक बैटरी लगा होता है, एक बैटरी लगा होता है। एक ब्रूस से विद्युत धारा प्रवेश करती है, यानी जो ब्रूस से पेंच लगे हैं और उन दोनों पेंचों के बीच में एक बैटरी लगी हुई है। अब ये बैटरी क्या करती है, एक साइड से धारा प्रवेश कराती है, यानी एक साइड से धारा जा रही है, एक ओर से धारा जा रही है और पूरे आर्मेचर से होते हुए दूसरे साइड से धारा वापस आ जाती है। ठीक, यानी कुंडली में प्रवेश करती, यानी एक ब्रूस से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रूस से बाहर निकल आती है। ये हमारा हो गया संरचना। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, विभक्त वलय F1 F2 धातु की बनी दो पत्तियां X और Y की स्पर्श करते हैं, जिन्हें ब्रूस कहते हैं, जो स्पर्श कर रहे हैं विभक्त वलय को। इन ब्रूसों का संबंध दो संयोजक पेचों से कर दिया जाता है तथा इन पेचों के बीच एक बैटरी लगा दी जाती है और एक ब्रूस से विद्युत धारा
जाती है अंदर यानी प्रवेश करती है और दूसरे से क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। ठीक है, ये हो गया आपकी संरचना। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आपका संरचना पूरा दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कार्य विधि, ये कार्य कैसे करती, क्या होता है इसमें, तो देख लिया जाए। यानी वैद्युत मोटर, क्या है हमारा वैद्युत मोटर, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी उस मोटर में जब हम बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यानी कुंडली में ही ना धारा प्रवाहित की जाएगी, तभी ना वो कुंडली घूमेगी। तो वही कहा है कि जब हम कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जब प्रवाहित किए तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से AB तथा CD पर वहां पर देख ली, AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो चुंबक बल कार्य करने लगते हैं। यानी बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो चुंबक AB और CD पर कार्य करने लगते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब कार्य करने लगते हैं तो ये दोनों बल AB और CD पर बल कार्य कर रहे हैं, वो भी विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यानी AB और CD पर दो बल विपरीत दिशा में चुंबक बल कार्य करने लगते हैं। जब ये दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य करने लगते हैं AB और CD पर, तो दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं। जब कार्य करने लगते हैं तो दोनों जो बल होते हैं वह एक बल युग्म बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। जब बलयुग्म कार्य करने लगते हैं तो वह क्या करती है, वो कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है, जो हम पहले ही सिद्धांत में बताए। ठीक, तो वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। परंतु जब घूमने लगती है तो कुंडली के साथ उसके सिरे पर जो वलय लगाए गए होते हैं, क्या लगाए गए होते हैं, यानी उसके सिरे पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। यानी जो कुंडली है, आर्मेचर है, उसके सिरे पर जो विभक्त वलय लगाया गया होता है, जब वो घूमेगा तो जाहिर सी बात है कि विभक्त वलय भी क्या होगा, घूमेगा। अब जब विभक्त वलय घूमेगा, अतः विभक्त वलय एक ब्रुश से दूसरे ब्रुश के संपर्क में आ जाते हैं। यानी जो विभक्त वलय आर्मेचर से जुड़ा है और वो विभक्त वलय का संपर्क दो ब्रुशों से कर दिया जाता है, क्योंकि दो विभक्त वलय है और दो ब्रुश हैं, तो एक विभक्त वलय का पहले वाले ब्रुश से और दूसरे वाले विभक्त वलय को दूसरे वाले ब्रुश से स्पर्श करा दिया जाता है। स्पर्श इसलिए कराया जाता है, अगर जो स्पर्श नहीं कराया जाता तो वो तार को उसी में घुमा देता। अब स्पर्श कराया जाता है, जिसके वजह से विभक्त वलय भर उसमें स्पर्श करके घूमता है, लेकिन ब्रुश नहीं घूमता है। ठीक है, तो ब्रुश क्या होता है, यानी ब्रुश एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तथा धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है, जो धारा की दिशा होती है, यानी अब तो उसमें स्पर्श करा दिया गया, अब धारा की बात आती है। जब धारा की दिशा की बात आती है तो धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करें, यानी जो बल है कुंडली पर वह एक ही दिशा में कार्य करे, दोनों ओर नहीं, एक ही दिशा में कार्य करे। इस तरह से ब्रुश को हमने लगा दिया है। अब एक ही दिशा में कार्य करें। कुंडली के घूमने के कारण, जो कुंडली घूमती है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कुंडली हम आर्मेचर रखकर घुमा रहे हैं, जब कुंडली घूमने के कारण उसके धुरादंड को गतिज ऊर्जा में बदल देती है। यानी जो ब्रुश से हमने धारा प्रवाहित कर दिया, यानी बैटरी से ब्रुश में गया, ब्रुश से विभक्त वलय से आर्मेचर में गया, आर्मेचर को क्या कर दिया, यानी आर्मेचर यानी कुंडली को क्या करने लगा, घुमाने लगा, तो वह एक गतिज ऊर्जा में बदल देती है। किस में बदल देती है, गतिज ऊर्जा में बदल देती है। अब क्या होता है, अब वह आर्मेचर उस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूमता रहता है।
ठीक है। इस तरह से विद्युत मोटर कार्य करता है, यानी धारा जाती रहेगी, एक एक मतलब तार से धारा उसमें बहती रहेगी, और क्या होगा, वह आर्मेचर उसी में हमेशा क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा जब तक धारा उसमें बहती रहेगी। ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं उपयोग, क्या देख लेते हैं, उपयोग देख लेते हैं कि विद्युत मोटर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो देख लीजिए, यानी विद्युत मोटर का उपयोग हम बिजली के पंखे, जल पंप, आटा चक्की, वॉशिंग मशीन एवं अन्य विद्युत उपकरणों को चलाने में किया जाता है। तो ये होता है विद्युत मोटर का उपयोग। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर